फॉर यू और IBS रेडियो के मुअज़्ज़ज़ सामईन आदाब। मैं हूँ मुनीरा अहमद शमीम। आज मैं अपना एक अफ़साना लफ्ज़ बातें करें पेश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अपनी राय से ज़रूर नवाजेंगे। TV फॉर यू को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। मेरे अफ़साने का उन्वान है लफ्ज़ बातें करें। दिसंबर की सर्द रात थी, स्याही की हुकूमत और ख़ामोशी का पहरा। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। बाहर से चौकीदार की ऊंची ऊंची आवाज़ें जागते रहो बड़ी खौफनाक लग रही थी। साथ वाले कमरे में मौत की सी खामोशी मुसल्लत थी। मुझे अपना कमरा बड़ा वीरान और सुनसान लग रहा था। हर चीज़ अपने दायरे अपने हिसार में मुक़य्यद थी, यहाँ तक कि बुक शेल्फ में लगी किताबें भी खामोश थीं। फ़िज़ा में एक अजीब सी अफसरदगी और इज़्तिराब का आलम था। सामने टेबल पर मेरा नामुकम्मल अफ़साना पड़ा था। मैं क्या कहना चाहती हूँ, कलम उठाती हूँ तो मेरा इज़्तिराब कागज़ पर बेमकसद काली लकीरें खींचने लगता है। कई चेहरे, कई आँखें और कई धड़कते हुए खामोश दिल इन लकीरों में उभरते दिखाई देते हैं, मगर लकीरों की स्याह चादर सब कुछ ढांप लेती है। मैं कागज़ के पुर्ज़े कर देती हूँ और फिर वही अमल दोहराने लगती हूँ। आड़ी तिरछी लकीरों में जकड़े हुए ख्यालात को सामने रखा और टेबल लैंप को जलाकर कहानी पर फिर से गौर करने लगी। लेकिन ये कहानी बुन्नत के धागों में कुछ ऐसी उलझी जहाँ थी वहीं रुकी रही। बाज़ औक़ात कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द तितलियों की तरह मुरझाती रहती हैं, लेकिन नाकाबिले गिरफ्त, जो हमारी पकड़ में नहीं आती। और कभी ढलती शाम किसी महबूबा की मानिंद सरगोशी में कहानी सुनाने आ जाती है और वक्त थम जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सोचें और ख़याल सीनों के अंदर ही लिखे रह जाते हैं और कुछ आँखों में जिनके अंदर कोई झांक नहीं सकता। सोचा था ये कहानी एक आम सी कहानी होगी, हल्की फुल्की और सरपट दौड़ती हुई। दो किरदार आपस की कश्मकश, अगर ना भी लिखी जाए तो क्या है, लेकिन नहीं, इतना इत्मीनान तो होगा कि कुछ ना कुछ लिखा तो। मैं इसी कैफियत में डूबी ये भी सोच रही थी कि क्यों ना मैं कुछ देर के लिए सो जाऊं। नींद को बुलाने के लिए और भी तो बहाने थे, यानी कोई मनपसंद किताब या किसी रिसाले का मुतालिया। लेकिन कभी कभी रात मुझसे बड़ी हो जाती है, मुझे जगाकर मेरे हाथों में कलम देकर गायब हो जाती है और मैं कोरे कागज़ के बदन के साथ अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश करने लगती हूँ। क्या मैं बिखरे हुए वो तमाम ख्यालात जमा कर सकती हूँ जो इस वक्त बरसात के पतंगों की मानिंद मेरे इर्द गिर्द फिर रहे हैं। बहुत सी कहानियाँ बिला वजह उकता देने वाली खामोशियों ने मुझे सुनाई, लेकिन हकीकत ये है कि ना हर कहानी लफ्ज़ों से पकड़ी जा सकती है और ना ही हर दिन कहानी लिखने का दिन होता है। इस वक्त मेरे हाथ में कलम है और मैं अपनी सोचों को लफ्ज़ों की शक्ल देना चाहती हूँ, लेकिन लफ्ज़ हैं कि आजिज़ हैं और मैं ऐसी बेबस कि जैसे मेरा लफ्ज़ से कोई रिश्ता ही नहीं। शायरों का ये कमाल है कि हर वो जज्बा जो हम कह नहीं सकते वो लफ्ज़ों में परो देते हैं। मसलन कोई ऐसा लफ्ज़ लफ्ज़ों के घने जंगल में हो, कोई ऐसा लफ्ज़ लफ्ज़ों के घने जंगल में हो जिसकी आहट दिल में गूंजे और मैं चौंका करूं। वाह! एक कहानी हाथ आई थी, मगर एक झलक दिखाकर वो गायब हो गई। उसे यूँ गायब ही होना था तो फिर ये आई क्यों थी? लेकिन जितनी झलक वो दिखाकर गई थी उसमें कई कहानियों के रंग थे। वो कहानी तो कहीं खो गई, मगर वो रंग अभी तक आंखों में जमे हुए हैं और वो बार बार मुझे अपनी तरफ मतवज्जो करते हैं। मैं अपनी लिखी हुई तहरीर को पढ़ने लगी तो लफ्ज़ों की अथाह गहराइयों में डूबती चली गई। लफ्ज़ रेंग रेंग कर बाहर आने लगे, जो कागज़ के पिंजरों में कैद तन्हाई काट रहे थे। उन्हीं स्याह लफ्ज़ों में से एक चेहरा चिलमिलाता हुआ दिखाई दिया, एक दिल नशीं चेहरा। वो चौंका और लफ्ज़ों की कैद से बाहर आ गया और कमरे में रोशनी की तरह फैल गया। कौन हो तुम? तुम नहीं पहचानती? मैं तुम्हारी ही सोचों का रूप हूँ, तुम्हारी तन्हाई का साथी।
आओ बैठो, मेरे करीब आओ। वो खामोशी और एहतराम से आगे बढ़ा और मेरे करीब आ बैठा। वो खामोश था। मैंने महसूस किया कि वो मेरे अल्फाज से आरी मेरी पुकार सुन रहा था और मेरी रूह के साए मेरी आंखों में लरसते हुए देख रहा था। तुम तन्हा हो, वो मेरी आंखों में झांक कर बोला। अकेली थी मगर अब नहीं। शायद तन्हा रहना ही मेरी उदासी का सबब है। वो बोला, तन्हाई को टालने में तुमने सारी उम्र गुजार दी। मुल्कों मुल्कों घूम कर भी तन्हाई की गठरी तुम्हारे सर से नहीं उतरी। क्या इस तन्हाई की आड़ में तुमने अपने अंदर के खालीपन को छुपा रखा है? तुम मोहब्बत भी करती हो तो अपनी तरह की। हर मोहब्बत को पलड़ों में तोलती हो, कहानियाँ अधूरी छोड़ देती हो। तुम्हारी कहानियों में फूलों, बादलों और मोहब्बत का जिक्र भी यूँ होता है जैसे अंधेरे में दबी दबी सरगोशियाँ और सिसकियाँ हों। आखिर क्यों? मेरी तरफ देखते हुए वो फिर बोला, तुम्हारे रूह के पाताल से तशनगी की चीख सुनी है मैंने। तुम्हारी मुस्कुराहट में तुम्हारी रूह की उदासी इस तरह नुमायाँ है जिस तरह ख़ज़ां की शाम में बहारों का नोहा। यूँ महसूस होता है जैसे तुम्हारे इर्द गिर्द मोहब्बत भी उदासी के कफन में लिपटी हुई है। तुमने कब मेरी रूह के ज़ख्म देखे हैं? अधूरी कहानियाँ और अधूरे ख्वाब ही तो सरमाया होते हैं। अगर पूरे हो जाएं तो दिल अंदर से खाली खाली हो जाता है। ये कहकर मैं खामोश हो गई। वो बोला, मोहब्बतें तो खुशबू की तरह खिलती हैं जिससे रूह महक उठती है। उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों ने उसकी सोचों का राज फाश कर दिया। फिर उसने आहिस्ती से कहा, आओ बाग में चलते हैं, दरख्तों के साए में बैठकर चांद के तलू होने का नज़ारा करते हैं। मैंने कहा, क्या ये बेहतर नहीं कि हम उस वक्त तक कमरे में ही बैठे रहें जब तक चांद पहाड़ों की ओर से मुकम्मल तौर पर नमूदार न हो जाए, और फिर अंधेरा भी तो दरख्तों और फूलों को हमारी नज़रों से छुपा लेता है। वो बोला, लेकिन ये हमारे दिलों की मोहब्बत को तो नहीं छुपा सकता। मैंने उसके लबों से अपने कान में मोहब्बत की सरगोशी सुनी। यूं ही हम बाग में पहुँचे, ठंडी हवा के साथ फूलों की खुशबू ने हमारा इस्तकबाल किया। हम चंबेली के फूलों के करीब एक बेंच पर बैठ गए और फितरत के सांस लेने की आवाज़ें सुनने लगे। चांद पहाड़ों की ओर से बाहर निकल चुका था और उसकी रोशनी हर चीज़ को मुनव्वर कर रही थी। सितारों और चांद की रोशनी में मेरा चेहरा उसकी आंखों में डूबा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाया और मजबूती से मेरा हाथ थामते हुए बोला, तुम खामोश क्यों हो? मैंने कहा, क्या तुमने वो सब कुछ नहीं सुना जो उस वक्त मेरी खामोशी ने कहा था जब हम बाग में दाखिल हुए थे? वो रूह जो फूलों की सरगोशियाँ सुन सकती है, क्या वो मेरी रूह की पुकार और दिल की फरियाद नहीं सुन सकती? उसने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, हाँ मैंने सुना था। हाँ, मैंने तुम्हें सुना था। मैंने रात के सीने में उभरने वाली आवाज़ भी सुनी थी और दिन के दिल में चलने वाली फरियाद भी। मैं मोहब्बत हूँ, मोहब्बत जो हकीकत है और सच्चाई है जिसको फना नहीं। क्या तुमने किसी से मोहब्बत की है? अगर की है तो बताओ, तुम्हारे वो सच्चे दोस्त कहाँ हैं जिनसे तुम अपनी छोटी छोटी कामयाबियों और नाकामियों को बयान कर सको? तुम भी चाहती होगी कोई तो हो जिसके साथ सांस लेने की आवाज़ें हम आहंग हों, कोई ऐसा दर्द शनास हो जिससे दिल की बात कह सको। वो नज़र से दूर भी हो तो दर्द बन के साथ रहे। उस वक्त एक नाआशना मोहब्बत और खौफ का हसीन इम्तजाज मेरे दिल को गम और खुशी दोनों एहसास से भर रहा था। फिर अचानक उसने मुझसे एक सवाल किया, पूरी कायनात की 7 लफ्ज़ों में तारीफ़ करो। मैंने जवाब दिया, खुदा, मोहब्बत, अमन, ज़िंदगी और ज़मीन। ये कहकर मैं चुप हो गई। वो बोला, बाकी के 2 लफ्ज़? बाकी के 2 लफ्ज़ तुम और मैं। अगर ये ना होंगे तो बाकी के 5 लफ्ज़ों की कोई मानवी हैसियत ना होगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और चूम लिया और फिर सरगोशी करते हुए बोला, अब मैं जाऊं? जाने का रास्ता बता दो। उसका रास्ता तो मेरे दिल से होकर गुजरता था, मगर मैंने फ़ौरन इस ख्याल को वहीं दबा दिया और आहिस्ता से बोली,
مغرب کی سمت نیچے اتر جاؤ۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ قہر کی طرح غائب ہو گیا اور کہیں دور دھند میں اتر گیا۔ اس کے جاتے ہی ایک سناٹا سا چھا گیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ چاند بھی پہاڑوں کی اور سے نمودار ہو چکا تھا، لیکن وہ آج نہیں آیا۔ میں نے اپنی تحریر کو غور سے دیکھا، لیکن آج وہ سارے لفظ خاموش تھے، انہیں جیسے ایک چپ سی لگ گئی ہو۔ میں منتظر تھی، لیکن کوئی چہرہ نہیں مسکرایا۔ کہاں تھا وہ؟ میں نے دوبارہ اپنی تحریر کو غور سے دیکھا۔ سیاہ لفظ ماتمی جلوس کی طرح نوحہ پہنا تھے۔ کہانی تو بھی شروع ہوئی تھی کہ جلد ہی ایک دشت میں اتر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ریت میں جذب ہو گئی۔ اس کہانی کے ساتھ کوئی جذباتی وابستگی بھی نہیں تھی۔ کئی بار خیال آیا کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں۔ لکھنے کا عمل شاید زندگی سے فرار ہے، یا کچھ دیر کے لیے دنیا سے کنارہ کشی۔ اس خود کلامی کے انداز میں نے کئی سوال و جواب خود سے کر ڈالے۔ اچانک مجھے لگا جیسے کوئی سرد ہاتھ مجھے چھو کر گزر گیا ہو اور کمرے میں ٹھنڈک سی ٹھہر گئی ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، ڈر جانے کی بجائے اچانک خوش ہو کر میرے لکھنے میں تیزی آ گئی۔ لکھتے وقت بہت سی آوازیں میرے اندر گونج رہی تھیں۔ ایک نئے خیال کی آمد تھی جس کی مجھے توقع نہ تھی۔ مجھے اس وقت صرف ایک ہی بات کا ڈر تھا کہ میرے لکھنے میں، سوچنے کی رفتار میں ذرا سی بھی کمی واقع ہوئی تو وہ خیال ذہن سے اڑ نہ جائے اور یہ کہانی ادھوری نہ رہ جائے۔ اس وقت مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے خیال میری گرفت میں نہیں، بلکہ میں ہی اس کے مضبوط شکنجے میں قید ہوں، اور میں اپنے طور پر حرکت بھی نہیں کر سکتی۔ اپنے شعور اور لاشعور میں گونجتی آوازوں کو کاغذ پر منتقل کر کے میں مطمئن ہو گئی۔ آخر کار مجھے اس قید سے آزادی مل ہی گئی۔ میں کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے کمرے سے باہر کاریڈور میں آ کر خوشی اور سکون کے عالم میں ٹہلنے لگی۔ میں مسکرا رہی تھی، فخر کے اس احساس سے جیسے میں نے کوئی بڑا مارکہ سر کر لیا ہو۔ ان لمحوں میں کسی کو میری اس خوشی میں شریک ہونا چاہیے جو میری اندرونی کیفیت کو جان سکتا ہو۔ بات چھوٹی سی تھی، مگر میرے لیے اس وقت کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اہم تھی۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی، کسی کو پڑھنے لکھنے کا شوق نہ ادب سے لگاؤ۔ رات کے تاریک گھور اندھیرے میں ماضی کی یاد کا خوشگوار سایہ لہرایا۔ ندیم، جو میری کامیابیوں اور محرومیوں میں ہمیشہ میرے شریک ہوتے اور اپنی رائے سے نوازتے تھے، انہیں اس بات کا خیال رہتا کہ میں کوئی نئی چیز کب لکھوں گی۔ بہت دنوں تک نہ لکھنے پر وہ ضرور پوچھتے، تمہارا قلم خاموش کیوں ہے؟ انسان کی سب سے بڑی کمزوری شاید اس کا ماضی ہوتا ہے، جس سے دامن چھڑانا ناممکن ہے۔ کوئی خوشبو، کوئی چہرہ، کوئی آواز اچانک ماضی سے نکل آتی ہے جو پورے وجود پر حاوی ہو جاتی ہے۔ میں نے کھڑکی کا شیشہ کھولا تو باہر اندھیرا دبے پاؤں رینگ رہا تھا۔ میں نے ایسی کئی راتوں میں زندگی کے پانی کو کہانیوں کے رنگوں میں پیا ہے۔ جب پیاس بڑھ جاتی ہے تو صبح اٹھ کر کاغذ کے پرزوں کو لفظوں سے سیاہ کرنے لگتی ہوں۔